हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम हिंदी में एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं। मैं आपकी नई हिंदी टीचर निराली अंधारिया आपके लिए स्टैंडर्ड 9 में हिंदी का लेक्चर लेने वाली हूँ। हमने कल के लेक्चर में पाठ 12 रानी उसकी शुरुआत की है। आज के लेक्चर में आगे का पाठ पढ़ने से पहले हम कल के लेक्चर में जो थोड़ी बहुत हमने रानी पाठ के बारे में जो समझता प्राप्त की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि इंदौर में जो शानदार घोड़ेसवारी है उसकी अधिकता थी। जो घोड़ेसवारी है वो रियासत में प्राप्त हुई थी। अंग्रेजी बच्चों को टट्टुओं पर गधों पर देखकर जो लेखक है उसको आश्चर्यचकित होता है। वो मानती है कि जो टट्टू पर घूमते हैं उन्हें दंड प्राप्त हुआ है। ऐसा वो इसलिए मानती है कि जो रामा थी, जो उनका नौकर नहीं था लेकिन उनके जो साथ रहती थी रामा, उनको विलायत से गधे पर बैठाकर भारत आने का दंड दिया गया था। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा वो सोचती थी। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। इसीलिए उसे घोड़े सवारी करने की बहुत इच्छा थी। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई थी। उसके लिए छट्टन नाम का, यानी कि हमने कल देखा था जो छुट्टन नामक जो लड़का था उसे रखा गया था घोड़े की खैर खबर रखने के लिए। रानी घोड़ी का पूरा नाम हमने ताज रानी था, ऐसा हमने कल देखा था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो उसे चॉकलेटी रंग का टट्टू समझ रहे थे। लेकिन फिर उनको समझ में आ गया कि वो एक घोड़ी है और उनको उनके प्रति सहानुभूति हो गई थी। फिर हमने आगे देखा तो देखिए, हमने देखा था कि यहाँ पर जो घोड़ी ताज रानी नाम की जो घोड़ी आई थी उसका वर्णन कैसा था कि उसकी जो उस पर जो हमारी नज़र पड़े तो वो दृष्टि फिसल जाती है। उसका चॉकलेटी रंग था। झूलता अयाल यानी कि उसके जो पीठ पर जो बाल होते हैं वो पारदर्शी जैसी आंखें, उलझे हुए दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ और उनका जो गठा हुआ शरीर, सब कुछ आकर्षक था। जो बच्चे थे वो रानी को देखकर और उनके साथ रहकर उससे हिल मिल गए थे, ऐसा हमने देखा था। उनके साथ उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी। जो रानी थी, जो घोड़ी थी, वह भी बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। अगर बच्चे नहीं बुलाते और बच्चे नहीं दिखाई देते तो वो भी पैर पटक कर और हिनहिना कर उसे बुलाने लगती थी, ऐसा हमने देखा था। फिर घोड़ेसवारी का प्रारंभ हुआ था। घोड़ेसवारी करने के लिए सब बच्चे उत्सुक थे। उसके लिए उसके पापा ने जीन बनवाई थी। जीन यानी कि घोड़ेसवारी करने के लिए जो उनके ऊपर जो अस्तबल लगाया जाता है, यानी कि जो कपड़ा लगाया जाता है वो चमड़े का होता है। तो दोनों बहनों के लिए सुंदर सा नाजुक कपड़े का जीन और भाई के लिए चमड़े का जीन बनवा दिया था, जिससे कि संतुलन खोने पर भी गिरने का भय ना रहे। फिर बाहर चबूतरे के आसपास बारी बारी से सबके लिए घोड़ेसवारी का कार्यक्रम रखा जाता था और छुट्टन उनके साथ हुआ करता था। लेकिन इससे भी सबको संतुष्टता नहीं मिलती थी। इसीलिए वो लोग खुद से स्टूल पर
चढ़कर भी रानी की पीठ पर बैठने का प्रयास करते रहते थे। हमने कल के लेक्चर में यहाँ तक देखा था। आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक दिन क्या किया कि दोपहर को जब कोई नहीं था, सब सो गए थे, तब उन्होंने रानी को खोलकर, यानी कि जो घोड़ी थी उसे खोलकर वो लोग बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर, यानी कि जो घोड़ी थी उस पर जीन नहीं लगाया था, यानी कि कोई कपड़ा लगाए बिना ही उसकी नंगी पीठ पर बारी बारी से सवारी करने की कोशिश करने लगे और उनकी अधूरी शिक्षा को पूरी करने के लिए परीक्षा लेने लगे। यानी कि जो घोड़े सवारी की उनकी जो शिक्षा थी उन्हें पूरा करने के लिए वो लोग अपनी ही परीक्षा करने लगे। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अंततः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक का कहना है कि अराजक प्रवृत्तियां, यानी कि जो अव्यवस्थित प्रवृत्ति है, जो नहीं करनी चाहिए ऐसी प्रवृत्तियां है, ऐसी प्रवृत्तियों से ताज रानी भी प्रभावित हो गई थी। यानी कि जो ताज रानी है उसे भी बच्चों के साथ ऐसी प्रवृत्तियां करने में मज़ा आ रहा था। लेकिन वास्तव में जो बालकों में विभिन्न स्तरों की चेतना का बोध ना होकर, यानी कि जो बालक होते हैं वो मासूम होते हैं, उसमें सभी बाबतों का ज्ञान नहीं होता है, उसमें एक ही चेतना होती है, वो आनंद की होती है, वो सामान्य होती है। इसीलिए उनको जो पशु पक्षी जो वनस्पति है वो सब एक ही परिवार के हैं, वो सब साथ रहते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगा था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यानी कि यहाँ पर सब लोग रानी के साथ कैसे खेलते थे वो कहा गया है कि जो निक्की थी वो उसकी पूंछ से झूलने लगती थी और जो रोजी थी, यानी कि जो रोजी नाम का प्राणी था, जो नेवला था, उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ता था और नीचे कूदता था और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे जैसे कि मयूर सिंहासन पर बैठ रहे हो, सिंहासन पर आसन हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। देखिए यहाँ पर घोड़ी है वो बहुत समझदार थी, उसको सब बच्चों की शक्ति और दुर्बलता, यानी कि उनकी जो शक्ति है और जो एक उनकी जो दुर्बलता थी, यानी कि उनकी जो गलती थी उसके बारे में भी वो जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। यानी कि उसकी नंगी पीठ पर, यानी कि कुछ लगाए बिना ऐसे ही घोड़े पर बैठने पर अयाल पकड़कर, यानी कि उसके जो पीठ पर आगे जो बाल होते हैं उसको पकड़कर बैठने वाले को वो जो घोड़ी है वो ऐसे वैसे दुल्की, यानी कि धीमी, यहाँ पर दुल्की लिखा हुआ है, दुल की चाल,
दुल्की चाल यानी कि धीमी चाल, धीमे से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट यानी कि संतोष कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर, यहाँ पर महादेवी जी कह रही है कि वह एक बार बैठ गई और उनके बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी से उसके पैरों में मार दी। यहाँ पर देखिए संटी, जो संटी थी यानी कि जो सोटी थी, जो घोड़ों को मारने के लिए पतली सोटी रखी जाती है, वो उसके भाई ने धीमे से पैरों पर मार दी। और घोड़ी को ऐसे मारने पर, चोट लगने पर संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। देखिए यहाँ पर घोड़ी को चोट लगने के वजह से वो कैसे भागी कि सबने उसे पकड़ने रखने का संकल्प किया हो और वो भागने के लिए भाग रही है, ऐसा यहाँ पर महादेवी कह रही है कि उसके भाई से भूल से जो पतली संटी यानी कि सोटी है वो उसने पैरों पर मार दी। इसीलिए वो जो रानी नाम की घोड़ी थी वो ऐसे भागने लगी कि जैसे उसे कोई दुख हुआ, उसकी दुखद स्मृति उभर आई हो। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटेलों पर संभाला। देखिए उसने उस तेजी से वो रानी भाग रही है कि उसे उड़न खटोला कहा है, और वो कह रही है कि उसने कुछ देर तक तो अपने आप को संभाल लिया, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई हो। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रानी है उसे जो दुख हुआ था, जो वो अतीत में चली गई थी, वहाँ से वो वर्तमान में लौट आई और एक प्रकार से निश्चल खड़ी रह गई, जिसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। देखिए यहाँ पर रानी के ऊपर महादेवी जी बैठी थी और उसके गिरते ही जो घोड़ी थी वो एकदम से रुक गई हो और उसे उसके मुख पर एक पश्चाताप का भाव और एक पश्चाताप की प्रतिमा आ गई हो, ऐसा महादेवी जी को लगता है। साथियों के चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। देखिए साथियों के चिल्लाने पर सब लोग दौड़कर आ गए और उनको चोट लगने की वजह से कई दिनों तक बिछोने पर, यानी कि जो उनका बिछोना यानी कि जो सोने की जगह होती है उसे बिछोना कहा गया है, उन्हें बिछोने पर यानी कि खटिए पर सोना पड़ा। कई दिनों तक उन्हें वहीं पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। देखिए वहाँ वो कहती है महादेवी जी कि स्वस्थ होकर, यानी कि वो जो गिर गई थी उससे उनको जो चोट लगी थी, उनको जो बिछोने पर पड़ा रहना पड़ा था, उनसे वो स्वस्थ हो गई थी और स्वस्थ होने के बाद वो रानी के पास जा पहुंची थी। जो रानी है, जो घोड़ी है, वो उसे ऐसी पश्चाताप की नज़रों से देख रही है कि वो उसके हिनहिनाते ही मेरे आंसू आ गए, यानी कि महादेवी जी को आंसू आ गए उनकी पश्चाताप भरी दृष्टि देखकर। जो रानी की जो दृष्टि है उसे देखकर महादेवी जी को आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाए अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। देखिए यहाँ पर उन्होंने बात की है कि कोई भी प्रसंग हो या कोई भी
बात हो, हमारे लिए उनके नानी के यहाँ से, यानी कि जो उनकी नानी है उनके यहाँ से कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सामान्यतः नए कपड़े और आभूषण तो आते ही है और वो रानी को दिखाए जाते हैं, लेकिन भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे, तो वो भी जो उनका भाई है वो भी पहनकर रानी को दिखाने चला गया। और न जाने किन प्रेरणा से, यानी कि वो कहती है कि न जाने कैसी कैसी प्रेरणा मिली या क्या हुआ, उन्होंने वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वले की तरह पहना दिए। यानी कि वो कह रही है कि उन्होंने जो दोनों कड़े थे वो रानी के खड़े कानों में, यानी कि जो घोड़ी थी उसके जो खड़े कान थे उसमें पहना दिए। आगे देखते हैं। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। देखिए, वो जो महादेवी जी का भाई था उन्होंने तो वो कड़े जो रानी थी, यानी कि जो घोड़ी थी, उनके कानों में दोनों पहना दिए थे। फिर वो लोग भूल गए कि कड़ों कड़ों का उन्होंने क्या किया, दोनों कड़े वो कहाँ भुलाए। संध्या समय को जब उनकी माँ ने कड़े नहीं देखे और पूछताछ करने पर पता चले कि कड़े खो गए, तभी कड़े को खोजने के लिए उनकी खोज आरंभ हुई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। देखिए, यहाँ पर किसी का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने रानी के कान से दोनों कड़े को उतार कर गड्ढे में खोद दिए थे, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके खोद दिए थे। लेकिन रानी के हिनहिनाने पर और रानी के बताने पर वहाँ पर गड्ढा खोदने से जो दोनों कड़े थे वो मिल गए थे। इसीलिए महादेवी जी कह रही है कि इस बात पर रानी ने पूरे घर के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया था। यानी कि रानी ने उसके घर की बात थी और जो कड़े खो गए थे उसमें जो समझदारी दिखाई थी, उससे उन्होंने सारे घर के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया था। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। यहाँ पर महादेवी जी कह रही है कि ये जो घटना है उसकी विचित्रता में, यानी कि उनकी जो अनोखी बात है उसमें स्मरणीय है, यानी कि याद रखने लायक है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह क्या था? वो खुद से सवाल कह रही है कि जो छोटे से बच्चे को देखा था वो यह क्या था? कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। देखिए, यहाँ पर रानी जो घोड़ी थी उसके जो बच्चे हुए उसे देखकर सबको आश्चर्य हुआ और सब रामा से प्रश्न पूछने लगे कि यह क्या था। बच्चों ने कभी देखा नहीं था, इसीलिए उसने रामा से पूछ पूछ कर बताया कि यह क्या था। तभी रामा ने विचलित होकर उसका जवाब देते हुए कहा कि रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। यानी कि ये जो बच्चा है वो रानी के पेट में दाना और चारा खाकर सो रहा था। तभी
तभी उसके भाई के जवाब में रामा ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। जब उसके भाई ने सवाल किया कि क्या और भी नए जीव हैं जो रानी के पेट में सो रहे हैं, ऐसा सवाल पूछने पर रामा ने स्वीकृति में सर हिला दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। देखिए, यहाँ पर वो जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि रानी है उसका बच्चा हुआ है, इसीलिए वो क्रोधित हो रहे और कह रहे हैं कि जो हमें अपने पीठ पर बैठकर दौड़ाती है, जो उसकी सवारी कराती है, उसको भी कोई काम धाम नहीं करने देता है और उसके पेट में भी दाना चारा खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। ऐसी बात सुनकर जो महादेवी जी और उसके भाई है उसको क्रोध आ जाता है। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। देखे, दोनों भाई बहन अपने लिए दो बच्चे घोड़े के बच्चे चाहते हैं, इसीलिए वो रामा से कहते हैं कि क्या हम एक और बच्चे को रानी का पेट चीरकर निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम दोनों भाई बहन उसके ऊपर बैठकर सवारी कर सके और रानी हमारी सेवा में रहे। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूझा रामा अपनी कटोरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। देखिए, इस पैराग्राफ में दोनों भाई बहन किसी बात कर रहे हैं उसके बारे में बताया है कि दोनों ने उसके पेट चीरने के लिए साग काटने का, यानी कि हम जो साग भाजी संभालते हैं, उसका चाकू ले आए और उसका साहस भी कर दिया। लेकिन फिर उनको लगा कि अगर हम उसका पेट यानी कि रानी का पेट काट देंगे तो फिर हम उसको सिएंगे कैसे, यानी कि हमें उसका पेट काटकर फिर सीना भी होगा। तो वो सोचते हैं कि माँ की महीन सी सुई, यहाँ की जो उनकी माँ है, उनकी जो सीने की जो सुई है वो तो छोटी पड़ेगी, वो उसका पेट सीलने के लिए काम नहीं करेगी। और जो टाट सीने का बड़ा सूजा है, लेकिन वो भी रामा के पास से मिलना असंभव था। इसीलिए उन दोनों ने रानी का पेट सीलने के बारे में सोचना बंद कर दिया। और कुछ दिनों बाद जब रानी का अश्व शिशु यानी का जो रानी का बच्चा था वो बड़ा होने लगा और दौड़ने लगा, तब उन दोनों भाई बहन का जो क्रोध था वो उन्हें याद नहीं रहा और ना ही उन दोनों का जो प्रस्ताव था कि रानी का पेट काटकर दूसरा बच्चा और निकाल रहे, वो भी उनको याद नहीं रहा। देखिए, इस पाठ में जो महादेवी जी है, जो लेखक है, उनको पशु पक्षियों से गहरा लगाव था और इस कहानी में उन्हें उनसे जो संबंधित पशु पक्षी थे उनका उन्होंने स्मरण किया है। उनको जो रानी नाम की घोड़ी थी उनसे बचपन से ही लगाव था, उससे वह बहुत प्यार करती थी। इस पाठ में जो महादेवी जी की हृदयता है
वो दिल को छू लेती है। और जो पशु पक्षियों के लिए उनका जो लगाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। आज आपको होमवर्क में इस पाठ का स्वाध्याय करना है। इस पाठ के स्वाध्याय में एक एक वाक्य में उत्तर, 3-4 वाक्य में उत्तर और शब्द समूह के लिए शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द भी है। ये सब आपको अपनी फेयरबुक में नोट डाउन करना है। यहाँ पर 3 शब्द समूह दिए गए हैं। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, कोई बता सकता है इसका? ज्ञान में वृद्धि करने वाला यानी कि ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक इसका आंसर है। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ यानी कि बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ, बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी यानी कि घुड़सवारी, घोड़े सवारी, आप उसको घुड़सवारी और घोड़े सवारी दोनों लिख सकते हैं। देखिए, ये मैंने शब्द समूह आप सबको बता दिए। अब आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों प्रश्नों के उत्तर होमवर्क में लिखने होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।